कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए, कि बंगाली होने के नाते हिंदी में बोलने के लिए एक साहस भी करना चाहिए कभी कभी। और बिहार में सर पैदा हुआ हूं तो मेरा एक ये भी बनता है। माननीय मंत्री जी श्री राजीव रंजन जी, क्लापमा के चेयरमैन देवरा साहब, हमारा डिपार्टमेंट का पूर्वतन सेक्रेटरी साहब, मैं उनको तरुण सीधर जी को जितना मैं सेक्रेटरी हिसाब से जानता हूँ उससे ज़्यादा उनका राइटिंग स्किल के लिए जानता हूँ। और ही कीप्स ऑन सेंडिंग हिज आर्टिकल, बहुत अच्छा लिखते हैं। और मुझे लगता है कि कभी अगर मौका मिला आपको ऑनररी वेटरनरी डिग्री देने का तो आपको मिलना चाहिए ऑनररी वेटरनरी डिग्री। बलराम साहब गोदरेज का कर्मधार, मेरे नीच सब और उपस्थित अभी जो विद्युत जन हैं, नीचे बैठे हुए मेरा परम मित्र डॉक्टर भट्टा जी, डीडीजी एनिमल साइंस और न्यूट्रिशन का कर्णधार रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन जो बेंगलोर में है उनका काफ़ी लंबा 10 साल तक वहाँ पे डायरेक्टर रहे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, वो सही में ऐसे है। इन्फा का प्रेसिडेंट निगम साहब, मेरा और एक दोस्त बैठा हुआ है सभागार में, डॉक्टर पटनायक, जो आपके साथ है, मेरे साथ करीब 25 साल का रिश्ता है उनका। पटनायक जी धन्यवाद, आप बीच बीच में मुझे आपका इनपुट देते रहते हैं। और मेरा विभाग से आए हुए सभी लोग, इंडस्ट्री से आए हुए लोग, कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे जानते नहीं हैं। जिन लोग नहीं जानते उन लोग आज जान जाएंगे, और जो जानते हैं उनके मेरे बारे में उनका निश्चित प्रतिक्रिया है। क्योंकि मेरा जो पद है और जिस पोस्ट में मैं काम करता हूँ, मेरा काम कभी करीब मुझे लगता है विवेक जैसे हैं। मुझे जब कोई पूछा जाता है तो मुझे जो चीज़ सत्य और सही है वही बताने का होता है और वही मुझे बताना चाहिए। उसके ऊपर मेरा ऊर्ध्वतन जो भी सेक्रेटरी हैं, मंत्री जी है, उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। तो मेरा काम थोड़ा कठिन भी है और थोड़ा कटु भी है, क्योंकि सत्य हमेशा सही नहीं होता। चहल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जिस जगह से आप आते हैं हिसार से, वहाँ का एक बहुत बड़ा सत्य बोलना, उनको अगर कुछ भी पूछा जाए ब्लैक एंड वाइट में बोलते हैं, हाँ और ना।
तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो चीज़ आपने बताया मैं उससे सहमत हूँ। माननीय मंत्री जी, क्लापमा का जन्म मेरे ख्याल से मेरे जन्म के आसपास हुआ था, और मैं जब वेटरनरी पढ़ रहा था और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहा था, तो जब भी कुछ असाइनमेंट का काम होता था तो क्लापमा का एक बुकलेट निकलता था, उससे हमें बहुत कुछ डाटा मिलता था। क्लापमा के साथ मेरा परिचय ऐसे हुआ है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके बाद मंत्री जी का भाषण होगा और हम भी वेट कर रहे हैं कि उनके उद्घोष क्या होगा, क्या बताना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे, कि उसके लिए भी मैं भी 2-3 चीज़ कहना बहुत आवश्यक है। जब से मैं डिपार्टमेंट में आया हूँ तब से एक बात सुनता हूँ, मेज और सोयाबीन, और कोई विषय नहीं होता है। हम भी जानते हैं पशुपालन में करीब 60 से 65% खर्चा जो है फीड से होता है, और अगर फीड सही हो गया, एनिमल का ब्रीड सही है, नस्ल सही है, उसका रखरखाव सही है, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। उसके पहले मैं एक चीज़ बलराम जी से थोड़ा मेरा मतभेद होगा। आपने कहा और आपने बहुत तालियां भी लोगों ने बजाया कि आप कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है ये मास ड्रिवन है। एकदम गलत है, 100% गलत है। 1950 में दूध का प्रोडक्शन था 17 मिलियन टन्स, और उस समय में अगर गोधन का संख्या आप देखें उससे कम हो गया है, और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है 1005% 2019 में। अभी का डाटा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं पहले रिसर्च करता तो मेरे पास डाटा एकदम दुरुस्त रहता था। तो एक जगह में पशुधन का बढ़ोतरी करीब 5 to 10% और दूध का प्रोडक्शन 1005%, सेम फॉर पोल्ट्री, कैनॉट बी ड्रिवन बाय masses. When you say that as an industrialist, you actually demean the contribution of the academician, industry people, and I totally disagree with you. Number 1. Number 2, हम जब बोलते हैं कि देश का प्रोडक्टिविटी कम है, वहाँ पे भी मंत्री जी आपका थोड़ा सा दृष्टि आकर्षण करूँगा मैं। ये बात हमने डिपार्टमेंट भी रखे हैं, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, हमारा देश का प्रोडक्टिविटी, दूध का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। विश्व में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में जब दूध का प्रोडक्शन नापा जाता है, प्रोडक्टिविटी नापा जाता है, मैं अमेरिका की ही बात करता हूँ, उसमें जितना पशुधन है, गोधन है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन करने वाला भी है और बीफ प्रोडक्शन करने वाला भी है। जो दूध क्या करते हैं, दूध मिल्क प्रोड्यूस बाय डेयरी कैटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेयरी कैटल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूध प्रोड्यूस बाय ऑल कैटल डिवाइडेड बाय ऑल कैटल। और हमारा देश में दूध का जो प्रोडक्टिविटी है, हम अगर असम में जाएंगे, वहाँ पे एक लक्ष्मी करके गाय है, वहाँ का लोग बड़ा आदर से उनको चाय वाले गाय बोलते हैं। सर बिहार में भी है, बंगाल में भी ऐसे गाय का है। वो दूध जनरली 500 से 500 ml से 1 लीटर दूध देता है। हमारे पास जो 10-12 ब्रीड है, नस्लें हैं, जिसको हम साहिवाल, गिर, कंकरेज बोलते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी करीब 12 से 15 लीटर है। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का चक्कर में, जो हमारा एक अगर कक्षा में मैथमेटिक्स में 100 में 100 मिलने वाला 10 बच्चे हैं और कुछ बच्चे खराब करते हैं, एवरेज के चक्कर में सबको गिरा देते हैं। तो हमारा देश का प्रोडक्टिविटी इतना खराब नहीं है जितना बताया जाता है। हमारा देश में मिल्क प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी, मिल्च ब्रीड का जो 10 ब्रीड है उसका बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल है, और उसका अगर लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी देखें, जिसके बाद हम कम करते हैं, वो पूरा जीवन काल में कितना दूध देता है, वो क्रॉस ब्रीड से ज़्यादा दूध देता है। उसका कारण, एक क्रॉस ब्रीड पशुधन अगर ठीक से नहीं रखा गया तो करीब 3-4 लैक्टेशन के बाद उसका दूध प्रोडक्शन कम हो जाता है और वो स्ट्रे कैटेगरी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक देसी गाय जो साहिवाल, गिर और इस नस्ल का गाय है, वो करीब 7 से 8 लैक्टेशन तक दूध देता है, तो लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन उसका बहुत ज़्यादा है। तीसरा बात, मेज में आता हूँ। चहल साहब धन्यवाद। मेज में मैं डाटा आपके पास, अगर सही डाटा आपके पास भी होगा, 1996-2000 के जो डाटा था, उस समय जितना मेज कवरेज एरिया था
आज के दिन में उसका करीब डबल से भी अधिक हो गया है। हम क्यों नहीं, ये जो सेक्टर है आपका, जो एसोसिएशन है, आप लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जब जो चिप बनाते हैं, पोटैटो चिप बनाते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो विशेष रूप में पोटैटो का ज़रूरत है उसी को उगा के फार्मर से उसको लेके हम कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है KFC चिकन का, वो वही चिकन लेके आता है जो उनका प्रोडक्ट बनने में अच्छा है। तो हम क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके, क्यों नहीं हम फार्मर के साथ लाग के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ काम करके APO बना के मेज का प्रोडक्शन इतना कर दे कि मेज बाहर से लाने के बजाय हम हमारा देश से मेज बाहर में भेजें। ये क्यों नहीं संभव है? ये तब तक संभव नहीं होगा जब इसके तरफ हम सोचेंगे नहीं। हम अगर यही काम करेंगे मिनिस्ट्री में आके कि सर हमें इंपोर्ट अलाउ कर दीजिए, एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, एक्सपोर्ट बंद चला दीजिए, तो इससे बहुत लंबा समय तक हम चला नहीं पाएंगे। चौथा, एकेडमिशियन का आपसे, देवरा साहब आपसे और क्लापमा से मेरा एक और निवेदन है। आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया हमारा साथी OP जी को, बहुत बहुत गर्व हो रहा है। हमारा 2 बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक को भी दिया। हम क्यों नहीं 3-4 यंग साइंटिस्ट अवार्ड डिक्लेयर कर सकते हैं हर साल, जो बिल्कुल बर्डिंग है, जो 4-5 साल का नौकरी कर रहे हैं। अब हमें अगर अवार्ड दे देंगे तो हम तो जाने वाले में हैं। कुछ उभरे हुए लोगों को देंगे तो उसमें वो और आगे काम करेगा। एक बात और करना चाहता हूँ, मेरे पास सर एक कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ फीड एडिटिव्स का, और गगन और मेरा नाम ऐसे पॉपुलर है इन लोगों के बीच में। गगन कभी बोलता है फाइल मित्रा जी के पास पड़ा है, मित्रा जी कहता है गगन के पास पड़ा हुआ है, और वो गोल गोल घूमते हैं। और फीड एडिटिव्स के नाम में एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी तरुण सिद्धर जी ने बात किया एंटी माइक्रोबियल का। फीड एडिटिव्स में कई बार एंटी माइक्रोबियल्स भी आ जाता है, और इसीलिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हमें फीड एडिटिव्स का एक कमेटी बनाया, और हर महीना में हम मिलते हैं और फीड एडिटिव्स का निर्णय लेते हैं। ये तो हो गया इंपोर्ट की बात। लेकिन क्यों ये संभव नहीं है कि हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्री, गोदरेज है, बाकी इंडस्ट्रीज है, हम फीड एडिटिव्स, विटामिन, जो फीड सप्लीमेंट है वो हमारा देश में बनाए। उसका खर्चा भी कम होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, और जो शिपमेंट में खर्चा होता है तो वो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। एक इसके ऊपर भी हमें आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो हम बात करते हैं, इसके तरफ भी बात करने का आवश्यकता है। सर एक विडंबना है, हमें बताया जाता है, तरुण सिद्धर जी का बात को लेकर कहता हूं कि लाइव स्टॉक में और पोल्ट्री सेक्टर में सबसे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल का यूज़ होता है। सर मैं नीति आयोग में जाता हूं मीटिंग करने, मेरे से मैं खड़ा होकर यही बोला कि आप जो बोल रहे हैं उसका कितना क्वांटिटी आपके हिसाब में है और आपका सोर्स क्या है। तो नीति आयोग जी जो हमारा पॉल साहब है उसने बोला नहीं हमारे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं। हाँ लोग तो बहुत कुछ बाहर कहते हैं, लोगों का कहना और एक्चुअली ये देना ये बहुत बड़ी बात है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ में हर साल हम डाटा सबमिट करते हैं, हमारे पास ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है अभी तक, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ, कि हम डाटा वो बता पाए कि हमारा देश में एक साल में इतना एंटी माइक्रोबियल का प्रोडक्शन हुआ था, इतना हमने इंपोर्ट किया था और इतना का हमें इस्तेमाल किया था। इसका कोई ह्यूमन में भी नहीं है सर, ह्यूमन में भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन्फा से डाटा लेते हैं। इन्फा एक डाटा हमें मदद करता है और हम WHO के साथ मिलके हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल का डाटा, तो अगले साल का हमारा टारगेट है, अगले साल का डाटा जब आप देंगे तो एंटी माइक्रोबियल डाटा हमारा देश का डाटा होगा। एक जो हमारा सर भारत एक ऐसे देश है जहाँ पे 19 इंस्टीट्यूट है जो एनिमल साइंस के ऊपर, खाली एनिमल साइंस के ऊपर काम कर रहा है। आप स्पीसीज बता दीजिए, घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर, गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, कुक्कुट के ऊपर 2, आप नाम ले लीजिए। फिशरीज का 6 इंस्टीट्यूट है।
उसके बाद हमारे पास इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ है, वेटरनरी कॉलेजेस है, क्यों नहीं इंडस्ट्री और क्लाबमा जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक पीएचडी स्कॉलर का खर्चा नहीं करना है, फेलोशिप उनको ऐसे ही मिलता है। आप एक कुछ क्रिएट कीजिए कि आपका जो रिसर्च होगा उस रिसर्च का टॉपिक इंडस्ट्री तय करके देगा। जब इंडस्ट्री से टॉपिक आएगा तो उसका समाधान होगा, और जब समाधान आपके पास जाएगा, होता क्या है, चहल साहब बहुत अच्छा से बोला, हम अपना तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ चीज़, हमें एज ए आईसीएआर साइंटिस्ट मुझे ही पता नहीं था, 35 साल हो गया, मुझे तब पता लगा जब मैं डिपार्टमेंट में आया, तो कई सारे सोच तो बिल्कुल बदल गया। तो ये जो एकेडमी और इंडस्ट्री का मिलन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और तो जो होता है 364 डेज हम नहीं बात करते हैं, वो 64 डेज बात मत करिए, लेकिन बाकी 300 दिन थोड़ा बात कर लीजिए। और आखिर में एक मैं और बात कहना चाहूँगा कि मैं बैठे बैठे अभी बात कर रहा था कि मैं हमारा ओपीजी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनएलएम का, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और ओपीजी आप जाने के बाद वो जिम्मेदारी मेरे पास आया है, तो मैं अभी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर भी हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन भी हूँ। तो मैं उसको और बारीकी से देख रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्यों नहीं अगर आप लोग मदद करें, एक अगर मंत्री जी का अनुमति से एक प्रोडक्शन लिंक, जो पीएलआई बोलते हैं हम, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो हम करते हैं, क्यों नहीं फीड इंडस्ट्रीज के लिए करें। क्योंकि सर हमारा जो देश है, हमारा देश का जो पशुधन है, उसको रखने वाला 70% लोग एकदम मार्जिनल है, प्रांतिक कृषि है, और उनके पास 3 से 5 पशुधन से ज़्यादा पशुधन नहीं है, और स्मॉल होल्डर लाइफ स्टॉक है। और कई बार आपको तर्क मिलेगा कि स्मॉल होल्डर लाइफ स्टॉक खराब है। मैं आपको एक यूरोप का फिगर देना चाहता हूँ। 2023 में उन्होंने एक फार्म टू फॉर्क करके ग्रीन इनिशिएटिव लाया है। उसके पहले 80% सब्सिडी 20% फार्म को मिलता था। 80% सब्सिडी 20% फार्म को मिलता था। तो उनको लगा कि इतना लार्ज जो फार्म है उसको अगर रखेंगे तो आगे सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो हमारा जो सेक्टर है, जो स्मॉल स्केल होल्डिंग है, वो अपने आप एक सस्टेनेबल सिस्टम है। उसको हैंड होल्डिंग का ज़रूरत है। उनको अगर फार्मर जो 3 की 5 गाय रखने वाला प्रांतिक किसान है, उसके पास ज़मीन तो होगा नहीं, वो फॉडर उगाएगा नहीं। अच्छा, उसके पास जो खाने का सामान है वो तो ये से आ रहा है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आ रहा है। वो चारा वो कहाँ से कॉन्सेंट्रेट खिला के गाय को, भैंस को खिलाएगा? वो तभी खिला पाएगा जब फीड इंडस्ट्रीज के पास डेंसिफाइड फीड इतना संख्या में और इतना कम दाम में उपलब्ध होगा कि वो दुकान में, जैसे किराना का दुकान में सरसों का तेल और चावल खरीदता है, उसी तरह वो 1 किलो वो भी खरीद के लाए और पशुधन को खिला पाए, तभी संभव हो पाएगा। एक आखिरी बात, फीड एडिटिव्स के ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। आप लोग आगे आइए, रिसर्च करिए और एक संकल्प लीजिए कि आज से 10 साल बाद, कि आज से 5 साल बाद, बलराम जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका प्रेजेंटेशन एकदम ग्राफ ड्रिवन है। मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे प्रेजेंटेशन का, मैं जानबूझ के नहीं लाया। एक आप लोग जो 2 दिन करेंगे, फीड एडिटिव्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का क्या आवश्यकता है कंट्री में। जब हम बात करते हैं कि हमारा डेयरी सेक्टर 6% गति में बढ़ रहा है, मिल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम लोग एग में 2 हो गया अभी, मीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर चीज़ जब बढ़ रहा है तो फीड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, फीड एडिटिव्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, विटामिन्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए और इंडस्ट्री कैसे सेल्फ प्रोडक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा कैसे आगे सकते हैं, इसके ऊपर एक विचार करेंगे और हमें एक स्टेटस पेपर देंगे तो एक पॉलिसी डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। फीड एडिटिव्स के बाद इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि सर, मंत्री जी का दृष्टि आकर्षण करूँगा अगेन, कि हमारा देश में जितना गोधन है उसका करीब 10% गोधन इसलिए ब्रीडिंग नहीं कर पाता है कि वो इनहेरेंटली जेनेटिकली कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए वो हीट में नहीं आता है।
बाकी 20% मतलब कुल 30%, मतलब हर 10 में से 3 गोधन जिंदगी में कभी वो माँ ही नहीं बनता है। इसलिए नहीं माँ बनता है कि इनफर्टिलिटी इज बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा खाना, फीड एडिटिव्स, विटामिन्स, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सुषम आहार का जरूरत है। इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्लैफमा के चेयरमैन सुरेश देवरा जी, अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के पूर्व सचिव तरुण श्रीधर जी, बलराम यादव जी, अभिजीत मित्रा जी, गुलाटी जी, अभिजीत मित्रा जी, अभय शाह जी और ओपी चौधरी साहब, जो अभी कुछ दिन पहले तक पशुपालन मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, अब मध्य प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ उपस्थित हैं। और इस सभागार में उपस्थित लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो हम देवरा साहब का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आज इस आपका क्लैफमा का जो 57th वार्षिक आम सभा है उसमें मुझको आपने आमंत्रित किया। उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस बैठक में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। कई लोगों की बात हमने सुनी। देखिए, हम न वैज्ञानिक हैं, न हम एक्सपर्ट हैं, न हम टेक्निकल आदमी। हम सीधी बात जानते हैं कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किन किन इनिशिएटिव्स की जरूरत है, उसमें हम आपका योगदान करें, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल बात हम जानते हैं। लेकिन आज भारत जो है पूरे वर्ल्ड में लाइव स्टॉक के मामले में बढ़ने वाला, एक तेजी से बढ़ने वाला एक देश है, जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। और सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वह भी बढ़ रहा है। और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? इनिशिएटिव के कारण, सरकार के इनिशिएटिव के कारण। भाई 1950 के बाद से भी इस देश में लाइव स्टॉक था, लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज थी, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। आज हम मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया में पहले स्थान पर है। पूरे दुनिया में पहले स्थान पर हम पहुंच गए। और यह कैसे संभव हुआ? इसके अगर डाटा को आप देखेंगे, और आज भी जो हमारा प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसका बाजार का कीमत अगर हम आप देखें तो 11.16 लाख करोड़ है हमारा बाजार मूल्य हमारे प्रोडक्शन का। अब हमारा प्रोडक्शन 9 वर्ष में कितना बढ़ा? भाई इसके पहले भी लाइव स्टॉक था, इसके पहले भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन 9 वर्षों में हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 6% पर ईयर के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है हमारा मिल्क प्रोडक्शन। जबकि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल दुनिया का अगर अन्य देशों का देखिए तो उनका ग्रोथ रेट है 2% और हमारा ग्रोथ रेट है 6%। हमारा पर व्यक्ति जो हमारा कंजम्पशन है वो आज है 459 ग्राम पर व्यक्ति हमारा कंजम्पशन है, और वर्ल्ड में है 325 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन।
तो ये हमारा स्थिति है हमारे मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो ये कैसे हो? 2013-14 में अगर आप जाइए तो 2013-14 में 307 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी मिल्क की। आज हम पहुंच गए 459 पर। कैसे पहुंच गए? उसी तरह हम अंडा के उत्पादन में 2014-15 में हम 78.48 बिलियन अंडा का उत्पादन कर रहे थे। आज हमारा जो अंडा है, अंडा का उत्पादन 138.38 बिलियन अंडे का उत्पादन हम किए हैं। तो ये तो इनिशिएटिव से हुआ है ना, सरकार के इनिशिएटिव से हुआ है। क्योंकि अब कई बार चर्चा होती है कि हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में 1 नंबर पर हैं, फीस प्रोडक्शन में हम विश्व में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। फीस के मामले में तो हम 60,000 करोड़ का सालाना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेयरी के क्षेत्र में और मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उसमें कई चैलेंजेज हैं। जो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है मिल्क प्रोडक्शन का, और जो किसानों को जो लाभ की बात कर रहे थे कि दूध का पूरा पर्याप्त कीमत नहीं मिलता है किसान। आज किसान को जितना मिलता है उसका 1.5 गुना बिचौलिया कमाता है। जो दूधिया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में दूधिया कहते हैं, वो दूध किसानों के घर घर से कलेक्ट करता है और बाजार में पहुंचाने का काम करता है। ये काहे है? ये क्यों है? वो इसलिए है कि पूरा मिल्क प्रोडक्शन का जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज रहने के कारण किसान, एक किसान तो बाजार में दूध लेके जा नहीं सकता है। तो जो बिचौलिया है, किसान से उसने 20 रुपए 25 रुपए किलो खरीदा और बाजार में उसको जाके 35 रुपए किलो खरीदा। लेकिन जहां जहां कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप किया, जहां भी मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, वहां के किसानों की हालत जाके देखिए। किसानों की स्थिति में उनकी जो आर्थिक उन्नति हुई है उसको आप देख सकते हैं। आप गुजरात जाके देखिए। हम गए थे अभी कुछ दिन पहले आनंद में, हमने देखा है घूम के 2 दिन तक गांव गांव में हमने घूम के जो डेयरी सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है उसको देखा है। क्या खुशी के साथ किसान जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है वहां आके क्या खुशी के साथ, और हम जब वहां गए तो एक साथ 50 आदमी ने अपना मोबाइल खोल के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए हम लोग के मोबाइल ऐप पर जितना दूध हम लोग ला के यहाँ जमा करते हैं उसका ऐप पर 15 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाता है और हमको पैसा 10 दिन के अंदर मिल जाता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा है। हमारे बिहार में, हम जिस स्टेट से आते हैं, आज से 15 साल पहले, श्रीधर जी को अगर जानकारी होगी तो हम समझते हैं वो इस विभाग को रखें, देखें, हमारे यहां बिहार में पूरा डेयरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, और आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के कारण जो हमारा कॉम्फेड है, कॉम्फेड जो बना, उस कॉम्फेड ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड है उसने पूरा वहां के किसानों की स्थिति बदल दी। आज कॉम्फेड का जो सुधा प्रोडक्शन है पूरे देश में बिक रहा है, पूरे दुनिया में भी। अभी कुछ दिन पहले हमको बिहार की सेक्रेटरी कह रही थी कि सर अभी हमने जाके यूएसए के साथ MOU साइन किया है। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर का फायदा है। तो हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेयरी प्रोडक्शन को लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों के साथ जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने भी एग्रीमेंट किया है, वहां कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। कई राज्य हैं जहां बेहतर कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में वहां के दूध उत्पादक हैं, और कई राज्य हैं जहां अभी कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप नहीं किया है। हम लोग उसमें लगे हैं और हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि पूरे मिल्क प्रोडक्शन को हम कोऑपरेटिव सेक्टर में लाएं ताकि किसानों की आय में 1.5 गुना 2 गुना वृद्धि हो सके। ये काम कर रहे हैं। वही बात फिशरी सेक्टर में भी है। आज मछुआरे जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। फीस के मामले में तो हम जो
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने और भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो कई स्कीम चले, ब्लू रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ और फिशरी, एक्वाकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसान समृद्धि सह योजना, यह जो हुआ इसके कारण बहुत फायदा हुआ है वहां के लोगों को। फिशरी सेक्टर में आज हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है वहां एक, अभी हम गए थे विशाखापट्टनम, जैसे हम आज आपके बीच आए हैं उसी तरह विशाखापट्टनम में जो फिश के एक्सपोर्टर्स हैं, पूरे देश भर के एक्सपोर्टर्स को हमने बुलाया था वहां, उनके साथ दिन भर हमने चर्चा की, उनके जो क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कत है, उसको हमने समझने का काम किया। और मुझको आपको एक बात बता दें, कई लोगों ने कई बात कही है, मैं जब विशाखापट्टनम में मीटिंग कर रहा था तो एक नौजवान लड़का जो हैदराबाद का था, वो IIT करके आया है और हैदराबाद में एक स्टार्टअप्स उसने खोला है। उसने बताया कि हम इस हैदराबाद में ट्राउट का फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुझको आश्चर्य हुआ, हम तो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई हैदराबाद में ट्राउट का कैसे खेती कर रहा है, ये फार्मिंग कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे खेती कर रहे हो ट्राउट में, ट्राउट का फार्मिंग कर रहे हो हैदराबाद में? तो उसने बताया कि हम पूरा अमोनिया गैस से हम पूरा जो चेंबर है उसको कूल करके और उसमें हम ट्राउट की फार्मिंग कर रहे हैं और 300 टन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। मुझको खुशी हुई, ये इनिशिएटिव है, ये स्टार्टअप्स का इनिशिएटिव है। लेकिन फिश सेक्टर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैल्यू एडिशन की है, और वैल्यू एडिशन चाहे वो मिल्क का सेक्टर हो चाहे फूड का सेक्टर हो, फिश का सेक्टर हो, इन दोनों में वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगा तब तक हम एक्सपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। वैल्यू एडिशन कैसे हो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो डेयरी सेक्टर में है उसमें सबसे बड़ा एक समस्या FMD का है, और FMD का भी वैक्सीनेशन हम लोग ड्राइव चलाए हुए हैं। एक एक वैक्सीनेशन, एक एक पशुधन को वैक्सीन जो पड़ता है उसके कान में ईयर टैग लगा रहे हैं और ईयर टैग लगा के उसको मॉनिटर किया जा रहा है, चिप के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये सारा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं ताकि FMD मुक्त हो सके। अभी हमने विभाग को कहा है कि भाई आप आइडेंटिफाई करिए, अलग अलग राज्यों को आइडेंटिफाई करिए, 0 से 25% किस राज्य में FMD है, 25 से 50% किस राज्य में FMD है, 50 से ऊपर किस राज्य में FMD है। पहले हम 0 से 25% वाले पर कंसंट्रेट करेंगे और उस स्टेट को हम FMD मुक्त करेंगे, फिर 25 से 50 वाले पर कंसंट्रेट करेंगे। तो इस तरह FMD मुक्त करने का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो इसलिए ये सारा चीज है। लेकिन अब मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ जो एक बात सबसे बड़ा चीज है जिसकी और भी चर्चा हुई है, श्रीधर जी ने भी चर्चा की, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन जो है उसका बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। उससे टेम्परेचर बढ़ता है, उससे अनिश्चित मौसम हो जाता है। अब अभी कभी जब बरसात होने का होगा तो ठंडा पड़ने लगेगा, जब ठंडा पड़ना होगा तो गर्मी पड़ने लगेगा, और जब गर्मी पड़ना है तो बारिश होने लगेगी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है और जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका ये परिणाम है। अब हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और लाइव स्टॉक के प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। इन दोनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखना है ताकि पर्यावरण पर भी कोई बुरा प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अब ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उसके कारण पीने के पानी की भी समस्या हो रही। जो जानवर को पहले लोग खेतों में खेत देते थे, जंगल में छोड़ देते थे चरने के लिए, हरा चारा चरने के लिए, उसकी भी संभावना खत्म हो गई, जंगल की कटाई हो गई। ये सारी चीज हमारे लिए गंभीर चैलेंज है और
ये सारा एक्शन जो है ये हमारा जो लाइव स्टॉक है उसके इम्यूनिटी को घटाता है, और अगर इम्यूनिटी को घटाएगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारे मिल्क प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ेगा। इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए अनिवार्यता के साथ उत्पादकता बढ़ाना और उसको संतुलित रखना, यह हमारे लिए एक चुनौती है, यह चैलेंज है, और उस चैनल को सुनिश्चित करना है। इसलिए हम लोगों को उत्पादन पद्धति के कारण पर्यावरण से समझौता ना हो, और उससे समझौता ना करते हुए हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सके, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। नैतिक रूप से किया गया पशुपालन एक अस्थायी भविष्य की चाबी भी है। अगर हम इस चैलेंज के साथ उत्पादकता बढ़ाते हैं तो एक हमारी अस्थायी जो किसान हैं, जो लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हुए फार्मर्स हैं, उनके सशक्तिकरण का एक ये चुनौती भी है और एक चाबी है जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं। अब फीड की भी उपलब्धता होनी है, और फीड की उपलब्धता गुणवत्ता क्वालिटी के साथ चिंता का विषय जरूर है। कई लोगों ने उसकी चर्चा की है, वो चिंता का विषय है जरूर, लेकिन एक बात कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मेज के बारे में आपने चर्चा की। मेज से आज इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल भी इस देश की आवश्यकता है, इसलिए कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो इथेनॉल मिला रहे हैं, हम आज विश्व के स्तर से बहुत नीचे हैं। और जो पेट्रोलियम का मार्केट है, जो कच्चे तेल का बाजार है पूरे दुनिया में, उसकी स्थिति भी आप जानते हैं। तो इसलिए कच्चे तेल की खपत को कम करने के लिए हमको इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करना जरूरी है। अब कई लोगों ने चर्चा किया, कहा कि मेज का प्रोडक्शन, मैं तो बिहार से आता हूं और बिहार वन ऑफ द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आज आप जाके देखिए, गंगा नदी पार कीजिए और बेगूसराय से समस्तीपुर से लेके पूर्णिया तक का पूरा इलाका सिर्फ मेज का ही खेती हो रहा है। लेकिन मेज से सिर्फ मेज इथेनॉल के लिए यूज हो रहा है, इससे मेज का और फीड का कोई बहुत रिश्ता नहीं है। आप लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप जो इथेनॉल निकालने के बाद जो मेज का सिट्ठी बचता है, जिसको DDGS कहते हैं, उस पर भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आप रिसर्च करिए, DDGS में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, और उसमें अगर आप अन एनर्जी उसमें इनपुट उसका डाले तो DDGS से भी, उसके बाद भी, इथेनॉल बनने के बाद भी DDGS का इस्तेमाल फीडर के रूप में किया जा सकता है। इस पर आपको रिसर्च करने की जरूरत है, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब बाकी जो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में HIDF जो है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसने राष्ट्रीय पशु और उसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये सारे चीज जो हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल रहते हुए भी आपको जो प्रोत्साहन हेतु जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है, और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था है उसमें, तो उसका लाभ भी उठाने की जरूरत है। आज देश में लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है जिस पर कृषि नहीं होता है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम उस पर हरा घास कैसे लगा सकें, बरमासी घास कैसे लगा सकें, हम उसमें पेड़ झाड़ उगाकर चारा के उपयोग के लिए फीडर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके सूखे चारे का और उसको मिक्स करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
इसलिए हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप उस लाइफ सेक्टर के साथ जुड़े हुए, आपको इस देश के अंदर, हाँ एक बात जरूर है कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, और जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो हम बहुत इंपोर्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, और इंपोर्ट को हम प्रोत्साहन भी नहीं देते। हाँ, जहां आवश्यक होगा वहां हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट को नहीं करते। अभी आप देखिए, अभी फिशरी सेक्टर में हम लोगों ने एक ट्रांसपॉन्डर, इंडिया स्पेस लिमिटेड एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसने एक ट्रांसपॉन्डर लॉन्च किया। अभी पालघर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां उन्होंने उसको लॉन्च किया। 1 लाख मछुआरों को अभी हम मुफ्त दे रहे हैं, फिश प्रोडक्शन को और मछुआरों को सुविधा प्रदान करने के लिए, और वो किसी भी एंड्रॉयड टेलीफोन के साथ, मोबाइल के साथ वो जुड़ा रहेगा। आज अगर कोई फिशरमैन समुद्र में मछली मारने के लिए जाता है तो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन तक वो परिवार से अलग रहता है। उसको परिवार में क्या हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है ये न परिवार को मालूम है न उसको मालूम है, वो दूर रहता है। आज ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो रेगुलरली अपने परिवार के टच में रह सकता है, अपने वेसल्स के मालिक के टच में रह सकता है। उसको जब वो समुद्री सीमा क्रॉस करता है तो वो ट्रांसपॉन्डर उसको अलर्ट जारी करता है कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं, वापस होइए। मछली की उपलब्धता कहां है, इसको सैटेलाइट से, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, तो वो मछली की उपलब्धता ज्यादा कहां है ये उसको मैसेज देता है, ताकि वो फिशिंग वहां जाके कर सके। तो ये सारे हम अपने देश में विकसित करके ट्रांसपॉन्डर कर रहे हैं। तो उसी तरह हमको अपने देश में इस चारे की भी जो फीडर की समस्या है, इस समस्या को, फीडर की समस्या को हमको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है, और हम सब मिलके, आपको और सरकार को, दोनों को साथ मिलके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इस चैलेंज से लड़ना है, और इस चुनौती को स्वीकार करते आने वाले जो रुकावट है उसको दूर करना है। यही हम आपसे आज आग्रह करेंगे। और सरकार, आप लाइव स्टॉक के इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं। एक बात बहुत ठीक कहा, वो पंजाब के थे ना साइंटिस्ट, चहल साहब, उन्होंने कहा कि भाई क्लैम्फा जो है वो इसी में खाली आज हो जाता है, उसके बाद नहीं जुड़े रहते हैं। तो जरा क्लैम्फा का भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुड़े रहिए वैज्ञानिकों के साथ आप भी, और नया नवाचार पर करिए, और इस चैलेंज को ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम लोग इस रुकावट को दूर करें, इस बाधा को दूर करें, और मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग डेयरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने का काम करें। यही हम आज आपसे आग्रह करेंगे, और इस क्लैफमा के इस आयोजन की सफलता के लिए हम कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं। कल भी दिन भर बैठ के आप चर्चा कीजिए, और पुनः आप सबों ने हमको आमंत्रित किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।